Good morning, everybody. I hope you people are doing well. So, today we are back with the next chapter of your book, Human Resource Management, and the chapter is Recruitment and Selection. So, let us start. तो अगर बात की जाए रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन की, तो ये वो स्टेप हैं जो आपको आपकी कंपनी के जो पोटेंशियल और प्रोबेबल ह्यूमन रिसोर्सेज है उनकी तरफ लेके जाता है। तो रिक्रूटमेंट बेसिकली उस एक्टिविटी को कहते हैं जिसमें वी आर इनवाइटिंग पीपल टू अप्लाई फॉर वैकेंट जॉब्स इन आवर कंपनी। रिक्रूटमेंट में हमारा ऑब्जेक्टिव ये रहता है, हमारी कोशिश ये रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी फर्म में अप्लाई करवाया जाए। उसकी सीधी सी वजह ये है कि जितने ज़्यादा लोग होंगे उतने ही आपके पास ऑप्शंस होंगे टू सेलेक्ट द बेस्ट आउट ऑफ दोज। फॉर एग्जांपल, आपके पास 10 वैकेंसी हैं और 10 ही लोग आए, सो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं हुआ चूज़ करने का, छांटने का। 10 वैकेंसी है, 20 लोग आए, तो आपके पास 20 ऑप्शंस हो गए, उसमें से 10 को आप छांट लें। अगर 10 वैकेंसी के ऊपर 100 लोग आते हैं तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शन होंगे और उस बात की बेहतर संभावनाएं हैं कि यू विल गेट गुड पीपल डू वर्क। सो बेसिकली इन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फॉर द वैकेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन एंड एफर्ट्स आर मेड टू सर्च फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज़। तो जितने भी आपकी संस्था में वैकेंट जॉब्स हैं, वैकेंट पोजीशंस हैं, उन सब पे, और इस जो वैकेंट जॉब्स है इनका हमें पिछले चैप्टर में हमने जॉब एनालिसिस पढ़ा, जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उसके थ्रू पता लगेगा कि हमारे पास किस तरह के काम करने वाले कितने लोगों की आवश्यकता है, और उसके बाद हम रिक्रूटमेंट का जो प्रोसेस है उसकी प्रक्रिया जो है वो शुरू कर देंगे। सो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अप्लाई करवाना उन पोजीशंस के लिए विच आर वैकेंट इन द कंपनी और द ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट अस मूव अहेड विद द चैप्टर। डेलस बीच की एक डेफिनेशन है कि रिक्रूटमेंट इज द डेवलपमेंट मेंटेनेंस ऑफ एडिक्वेट मैन पावर रिसोर्सेज। ना केवल डेवलपमेंट बल्कि मेंटेनेंस है एडिक्वेट मैन पावर रिसोर्सेज की। इट इन्वॉल्व्स द क्रिएशन ऑफ पूल ऑफ अवेलेबल लेबर अपॉन whom द ऑर्गेनाइजेशन कैन ड्रॉ व्हेन इट नीड्स एडिशनल एम्प्लॉयज़ के उस पूल की तरफ इशारा कर रहा है जिसको जब ज़रूरत पड़े तो संस्था के लिए उपलब्ध हो सके। जाहिर सी बात है, रिक्रूटमेंट में वी आर फिल्टरिंग पीपल, वी आर आइडेंटिफाइंग पीपल, वी आर इन्वाइटिंग पीपल टू अप्लाई फॉर जॉब्स इन आवर कंपनी एंड वेन एवर वी नीड, वेन एवर मीन्स जो हमने टाइम पीरियड दे रखा है उसके बीच में वी कैन कॉल देम फॉर इंटरव्यूज एंड फाइनल सिलेक्शन। सो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग रिक्रूटमेंट? क्या क्या फैक्टर हैं जो हमारे रिक्रूटमेंट प्लान को, रिक्रूटमेंट प्रोग्राम को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहला साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, साइज़ का सीधा सा संबंध है व्यक्तियों की संख्या से। जितना बड़ा आपकी संस्था का साइज़ उतने ही ज़्यादा डिपार्टमेंट, या हो सकता है डिपार्टमेंट्स की संख्या कम हो, क्योंकि हो सकता है एक प्रोडक्शन यूनिट है तो प्रोडक्शन यूनिट में, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ प्रोडक्शन का काम ही होगा ज़्यादातर, तो आपको इस काम के लिए ज़्यादा एम्प्लॉय चाहिए। तो साइज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से हमारा अभिप्राय है जितनी बड़ी संस्था, जितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन, उतने ही ज़्यादा कर्मचारियों की आवश्यकता। सो एक तो ये देखेंगे। दूसरा है ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ रिगार्डिंग इंटरनल कैंडिडेट्स। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल संस्था में हमने जो रिक्रूटमेंट करनी है वो किस प्रोसेस पे करनी है, पहले तो इस बात के मायने हैं। हम लोग ग्राउंड लेवल पे कर सकते हैं, बिल्कुल जो हमारा नीचे का जो कर्मचारी वर्ग है, जो वाकई में काम करने वाला वर्ग है, उसकी बात करेंगे। उसके बाद उसके ऊपर का लेवल है सुपरवाइजर्स का। देन हमारे पास डिपार्टमेंटल मैनेजर्स हैं। डिपार्टमेंटल मैनेजर्स के ऊपर लेट्स से जनरल मैनेजर है। जनरल मैनेजर के ऊपर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीईओ हैं। तो हमें ये देखना है कि मान लो हमने सुपरवाइज़र की पोजीशन पे भर्ती करनी है, तो सुपरवाइज़र की पोजीशन पे जो हमने आदमी लगाना है वो बाहर से लाया जाएगा या नीचे ही कोई कर्मचारी होगा जो अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा उसका लेके आएंगे। तो सबसे पहले ये देखना है हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी क्या है इंटरनल कैंडिडेट्स के लिए। अगर हो सकता है, देखिए ये बड़ी अच्छी बात है जब संस्था अपने ही कर्मचारियों को प्रमोट करके ऊपर का पद देती है, क्योंकि इससे कर्मचारियों का संस्था में एक तो विश्वास बना रहता है। दूसरा जो हम डिस्कस करते हैं चीज़ करियर प्लानिंग, कि संस्था में आप अपना भविष्य कहाँ देखते हैं, ये भी कर्मचारी को कहीं ना कहीं मदद करता है। उसके बाद ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज रिगार्डिंग लोकल कैंडिडेट्स। अब कई बार क्या होता है, जिस एरिया में, जिस जगह पर कंपनी या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या फैक्ट्री लग रही है, उस एरिया के लोगों के प्रति क्या आपकी पॉलिसी है। देखिए, अगर लोकल कैंडिडेट होगा तो इस बात की संभावनाएं ज़्यादा हैं कि उसको छुट्टी की ज़रूरत कम पड़ेगी, उसको देर से आना, जल्दी जाना, इस तरह की दिक्कतों की ज़रूरत कम पड़ेगी।
ऐसा माना जाता है, हालांकि वास्तविकता इससे अलग हो सकती है, परंतु फिर भी। और एक जो CSR आपका पार्ट है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके तहत भी आप ये तय कर सकते हो, जैसे मान लो किसी गांव में हमारी फैक्ट्री लगी तो उस गांव के लिए कितने प्रतिशत जो है सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। देन इन्फ्लुएंस ऑफ ट्रेड यूनियंस, जो ट्रेड यूनियंस है उसका क्या इन्फ्लुएंस रहता है इंटरनल पॉलिसीज़ को लेके, एक्सटर्नल पॉलिसीज़ को लेके, या लोकल कैंडिडेट्स को लेके, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स को लेके। सो ये सारी चीज़ें हमें पहले डिस्कस कर लेनी चाहिए अपनी टॉप मैनेजमेंट में, कि हमें ना केवल अपना जो पॉलिसी है, इंटरनल पॉलिसी, देन एक्सटर्नल पॉलिसी, और देन जो ट्रेड यूनियंस है उसका जो इन्फ्लुएंस हो सकता है, पोटेंशियल इन्फ्लुएंस हो सकता है, उसको डिस्कस करें। देन गवर्नमेंट पॉलिसी रिगार्डिंग रिजर्वेशन, कई बार गवर्नमेंट की भी कुछ पॉलिसीज़ होती है जिसमें कि कुछ जाति विशेष को जो है रिजर्वेशन के लिए बात की गई है, तो उन सबको भी ध्यान में रखते हुए जिस जिस जाति को जितना जितना रिजर्वेशन दिया गया उनको सम्मान देते हुए उसके लिए उतने प्रतिशत सीट आरक्षित रखी जाए और उन पर उसी वर्ग के लोगों को रिक्रूट किया जाए। देन लेवल ऑफ प्रोडक्शन एंड एक्सपेंशन, हमारा वर्तमान लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है और हमारे एक्सपेंशन प्लान्स क्या हैं। देखिए, वर्तमान लेवल हमें ये बताएगा कि आज हमें कितने एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत है, और एक्सपेंशन प्लान हमें ये बताएगा हमें निकट भविष्य में कितने कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि हम समय रहते उनकी रिक्रूटमेंट या उनके सिलेक्शन के संदर्भ में प्रयास जो है वो शुरू कर सकें, ताकि भविष्य में जब हमें वास्तविकता में उनकी ज़रूरत हो तब दिक्कत ना आए। देन वर्किंग कंडीशन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस इंटरनली द वर्किंग कंडीशन वी आर गोइंग टू ऑफर, क्योंकि जहाँ पर वर्किंग कंडीशंस अच्छी होंगी वहाँ पर एम्प्लॉय जाहिर सी बात है ज़्यादा अप्लाई करना पसंद करेंगे, रादर की जहाँ पर वर्किंग कंडीशंस पुअर होंगी। हमने पहले ही बात की, आपको बॉर्डर एरिया में भेजा जा रहा है, आपको अत्यंत गर्म या अत्यंत ठंडे इलाके में भेजा जा रहा है, तो कुछ दिक्कतें आपको रिक्रूटमेंट प्लान में फेस करनी पड़ सकती हैं। देन इज प्रमोशन अपॉर्चुनिटीज़, अगर आपकी, जैसे हमने पहले डिस्कस किया, अगर इंटरनल पॉलिसी है प्रमोशन की, तो भाई जाहिर सी बात है उसको ज़रूर कंसिडर किया जाए, क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ में विश्वास बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप चाहते हैं आपका एम्प्लॉय निकट भविष्य में या संपूर्ण अपना जो भविष्य है वो आपकी संस्था में, आपकी कंपनी में देखे, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसको उस तरह का माहौल दें और दूसरा उस तरह की सुविधा दें। देखिए, वो आपकी संस्था में खुश है, अपने पद पर खुश है, ये एक बात है। दूसरा, तरक्की तो हर व्यक्ति चाहता है, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ेगा। देन है सैलरी एंड अदर बेनिफिट्स यू आर ऑफरिंग, इसका प्रभाव रिक्रूटमेंट पर कैसे पड़ता है कि व्हाट आर यू ऑफरिंग टू द पीपल, इज दैट एज पर द इंडस्ट्री नॉर्म्स। देखिए, जिस संस्था में, जिस कंपनी में सैलरी या इस तरह के बेनिफिट ज़्यादा होते हैं, उधर एम्प्लॉयज़ का रुझान, एम्प्लॉयज़ का जो टेस्ट है वहाँ ज़्यादा रहता है। तो आपको ये सारी चीज़ें भी डिस्कस करनी है, क्योंकि ये आपके रिक्रूटमेंट प्लान को बड़े अच्छे से प्रभावित कर सकते हैं। आप अगर सैलरी दूसरों से ज़्यादा देंगे, अदर बेनिफिट दूसरों से ज़्यादा देंगे, जैसे मान लो बहुत सारी कंपनियां उन्होंने क्या किया था, बच्चों के लिए स्कूल खोल रखा था इंटरनली। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन थी वो इस तरह के कार्यक्रम करती हैं कि एक बच्चों के लिए स्कूल खोल दिया, कम्युनिटी सेंटर खोल दिया, और इससे फ़ायदा क्या होगा, जो उन बच्चों की, अपने बच्चों की एजुकेशन को लेकर चिंतित थे लोग, एक तो वहाँ से ध्यान हटा, दूसरा जो उस संस्था के कर्मचारी हैं, या तो उनके बच्चों के एजुकेशन को फ्री कर दिया जाता है या बहुत ही नॉमिनल कर दिया जाता है। तो ये एक ऐसा फ़ायदा है जो शायद आपको नहीं दिखता, परंतु अगर आज के एजुकेशन के खर्चे के हिसाब से देखा जाए तो ये फ़ायदा एक बहुत ही बड़ा फ़ायदा हो सकता है। देन है पर्सनल पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारी जो पर्सनल पॉलिसीज़ हैं, लोगों के प्रति जो हमारी पॉलिसीज़ हैं, जो HR के प्रति हमारी पॉलिसीज़ हैं, वो किस तरह की हैं। एक्स ग्रेशिया पॉलिसी हमारी किस तरह की, अगर एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है उस दौरान हमारी पॉलिसी। देखिए, जब एक कर्मचारी किसी संस्था का चुनाव करता है तो वो मल्टीपल फैक्टर्स को देखता है, उनमें आपको वर्तमान क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, आपके परिजनों को क्या फ़ायदे मिल रहे हैं, और इन केस आपका जो है कार्यस्थल पर कोई अनहोनी हो जाती है तो उस केस में आपको क्या फ़ायदे मिलने वाले हैं, ये सारे जो है वहाँ पर डिस्कस किए जाएंगे। हैंडीकैप्ड लोगों के लिए क्या फैसिलिटी है, इस तरह की सारी चीज़ें। इमेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, संस्था की मार्केट में इमेज कैसी है। जाहिर सी बात है हर आदमी अपने आप को एक ऐसी संस्था के साथ जोड़ना चाहेगा जिसकी छवि अच्छी हो और जिसमें काम करने के बाद आदमी फ़क्र को महसूस करे। देन है
Ability of the organization to stimulate the prospective candidates. अब अगर संस्था पुरानी है, संस्था काफ़ी सालों से काम कर रही है, तो जाहिर सी बात है एक अच्छी रेपुटेशन होगी और अच्छे और ज़्यादा संख्या में स्किल्ड लोग भी अवेलेबल होंगे जिनके साथ काम किया जा सकता है। तो अगले जो आने वाले कर्मचारी हैं उनके लिए आप किस तरह का माहौल देंगे, किस तरह की चीज़ें आप उनको ऑफ़र कर सकते हैं और किस तरह से आप उनको संस्था के साथ जोड़ सकते हैं। एक लाइन लिखी हुई मैं पढ़ रहा हूँ। इफ़ द ऑर्गेनाइजेशन इज़ ओल्ड एंड वेल एस्टैब्लिश्ड ऑर्गेनाइजेशन commanding good reputation, then adequate number of efficient and skilled prospective employees will be available to do it. On the contrary, managers of a new organization will have to offer higher wages and other benefits to attract and motivate prospective employees. जो पुरानी वेल एस्टैब्लिश ऑर्गेनाइजेशन है वो गुडविल का लाभ लेते हुए अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर कर सकती है, अच्छे एम्प्लॉय को अट्रैक्ट कर सकती है, शायद कुछ कम पेमेंट पे भी, कुछ कम सैलरी पे भी। इसके विपरीत नई जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस तरह से आकर्षित कर पाएगी, वो ज़्यादा सैलरी, ज़्यादा बेनिफिट देकर आकर्षित कर सकती है। तो ये भी दोनों फैक्टर आपकी रिक्रूटमेंट पॉलिसी को प्रभावित करेंगे। देन ए रिकमेंडेशन ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा वर्तमान एम्प्लॉय किसी को रिकमेंड करता है तो उसके संदर्भ में हमारी क्या पॉलिसी रहेगी। जाहिर सी बात है उसको लेना चाहिए, इंटरव्यू प्रोसेस का तो उसको पार्ट बनाना चाहिए और ड्यू वेटेज भी उसको देनी चाहिए अगर उसमें कैपेबिलिटी आपको नज़र आती है तो। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमने पहले ही एक्सपेंशन प्लान्स की बात की कि निकट भविष्य में कंपनी का कोई प्लान है या फिर हर साल जो हमारी सालाना ग्रोथ है 10% या 20%, उसको पूरा करने के लिए हमें कितने एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता पड़ती है, ये सारे हम इसमें देखेंगे। तो ये सभी जो थे हमारे फैक्टर्स थे जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस को हमारे अफेक्ट कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। दिस इज सिचुएशनल फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस। सबसे पहला इकोनॉमिक एनवायरनमेंट विच इज रिलेटेड टू मनी और द इकोनॉमिक पोजीशन ऑफ द कंट्री, स्टेट और सिटी वेयर यू आर अबाउट टू वर्क और परफॉर्म। सो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे डिमांड एंड सप्लाई ऑफ स्किल्स, कि मार्केट में किस तरह के स्किल्स की डिमांड है और किस तरह के स्किल्स की सप्लाई है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए सीधी सी बात है, अभी वो समय नहीं है कि आप किसी भी व्यक्ति को कोई भी काम दे दें। हालांकि काम वैसे चलाया जा सकता है, परंतु हमें व्यक्ति के स्किल और जो हमने काम कराना उसको मैच करना। तो हमारी डिमांड क्या है और मार्केट में सप्लाई क्या है, और अगर इसके बीच में एक संतुलन है तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉय को अच्छा पैसा मिल सकता है, अच्छी जॉब मिल सकती है। अगर थोड़ा सा भी गैप आया तो ये कहीं ना कहीं कंपनी को भी नुकसान करेगा और एम्प्लॉयज़ को भी नुकसान करेगा। देन इज सडन बूम इन सेक्टर्स। देर आर सर्टेन सेक्टर्स विच आर सीइंग ए बूम। फॉर एग्जांपल अभी मैं बात करूं, कोविड टाइम्स में प्रॉपर्टी सेक्टर में थोड़ा थोड़ा बूम आ रहा है और इसकी वजह ये जो आइसोलेशन का प्रोग्राम है ये है। बहुत सारे लोग हिल स्टेशंस पे, बीचेस पे या ऐसी जगहों पर जहाँ पर शांति का अनुभव हो सकता है वहाँ पर ज़मीन लेने की कोशिश कर रहे हैं या ले भी रहे हैं और अच्छी मात्रा में ले रहे हैं। सो जब इस तरह के सेक्टर्स में बूम आता है तो कुछ विशेष गुणों वाले लोगों की जो डिमांड है वो बढ़ जाती है। और अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री के साथ डील करते हैं या आप एक ऐसी इंडस्ट्री खुद हैं तो भी आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ सकती है। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, ये आपकी कंपनी के लिए जो अवेलेबल ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। अगर आप निकट भविष्य में अपने लिए ग्रोथ देखते हैं, आपके सेक्टर के लिए ग्रोथ देखते हैं, तो जाहिर सी बात है आपका जो रिक्रूटमेंट प्रोग्राम है वो अफेक्ट होगा क्योंकि आपको ज़्यादा लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। देन इज़ सोशल एनवायरनमेंट। सामाजिक एनवायरनमेंट कैसे हमारी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को प्रभावित करता है। सबसे पहले बेटा इसमें देखते हैं हम लोग इमेज ऑफ द फर्म। हमने पहले भी बात की कि भाई अगर आपकी संस्था की गुडविल, आपकी कंपनी गुडविल अच्छी है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपके साथ जुड़ना पसंद करेंगे कंपैरेटिव टू अ न्यू कंपनी, क्योंकि एक एस्टैब्लिश्ड कंपनी में वो लोग अपना भविष्य जो है वो सफल, सुखद और लंबा पाते हैं। इसके बाद है लेवल ऑफ एजुकेशन। यस, व्हाट इज़ द लेवल ऑफ एजुकेशन यू आर लुकिंग फॉर।
आपकी कंपनी में किए जाने वाला काम इस बात को तय करेगा कि आपको किस तरह के, किस एजुकेशन लेवल के लोग चाहिए और क्या वो एजुकेशन लेवल आपके आसपास मिलेगा, आपके आसपास मिल रहा। अभी एक आजकल टीवी पे शायद किसी सर्फ की ऐड आ रही है जहाँ पर वो एक सज्जन कहते हैं कि ठीक है जी, हमें आपका गांव पसंद आया, पर क्या मुझे उस तरह के लोग मिलेंगे। फिर एक लड़की बाहर निकल के कहती है कि सर, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर। तो भाई इस तरह से हम, किस तरह की हमें लोगों की ज़रूरत है, किस तरह के एजुकेशन लेवल की ज़रूरत है, क्या उस जगह पर, उस एरिया में उस तरह के लोग हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो उसके बाद है प्रिवेलिंग एटीट्यूड्स इन द सोसाइटी। एटीट्यूड जो प्रिवेल कर रहे हैं सोसाइटी में, इसमें हम उनकी आदतों की बात करेंगे जो ऑलरेडी उनके बीच में विद्यमान है। फॉर एग्जांपल, कुछ एरियाज में लिक्वर का कंजम्पशन ज़्यादा है। सो आर दे दी राइट पीपल टू हायर और आर दे फिट फॉर योर कंपनी। इसके अलावा भी 2-3 दूसरी चीज़ें लिखी हुई हैं जो शायद डिस्कस करने लायक नहीं है, परंतु अगर उस तरह के, उस एरिया के लोग जो हैं, उस समाज के, उस सामाजिक वातावरण के लोग जो है वो गलत आदतों में इन्वॉल्व हैं, तो क्या वो हायरिंग के लिए उपलब्ध रहेंगे या क्या वो सही व्यक्ति होंगे जिनको हायर किया जाए। देन इज टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट। देखिए, तकनीक में परिवर्तन जो है वो रूटीन बेसिस पर हो रहा है, तो सबसे पहले आपने ये देखना है कि क्या नई टेक्नोलॉजीज मार्केट में उपलब्ध हैं, और उसके बाद हम ये देखेंगे कि हमें उन लोगों की आवश्यकता है जो उन टेक्नोलॉजीज़ के साथ आसानी से ऑपरेट कर सकें। उसके बाद है क्रॉस फंक्शनल स्किल्स। क्रॉस फंक्शनल स्किल्स का मतलब है ना केवल उनमें वो टेक्निकल स्किल्स हों, बल्कि उनमें वो सॉफ्ट स्किल्स हों जो लोगों के साथ बातचीत में कंफर्टेबल बनाएं। इंटरपर्सनल स्किल्स हों जो लोगों के साथ काम करने में उनको कंफर्टेबल बनाएं। सो आज की डेट में यू कैन नॉट ऑपरेट विद वन स्किल जस्ट कि भाई मुझे तो मशीन की नॉलेज है, आई विल वर्क विद मशीन ओनली। नो, you have to be very much friendly with each and everything surrounded the company is surrounded by. Then is political environment. जो राजनीति है देश की वो भी प्रभावित करती है। स्वदेशी डिमांड्स, यस, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया, जब इस तरह की मुहिम चलती है कहीं ना कहीं बिजनेस को पुश करती है। फॉर एग्जाम्पल, खादी इज इन ट्रेंड अगेन। बहुत सारे लोग उन्हीं उत्पादों को लेना पसंद कर रहे हैं जो देश में बनी हुई हैं। तो भाई बहुत सारी कंपनियां देश में आके बना भी रही हैं। बहुत सारे जो देशी हमारे व्यापार थे, देशी जो कंपनियां थी, वो भी कुछ ना कुछ बना रही हैं। तो इस तरह की मूवमेंट्स का डिमांड पर फ़र्क पड़ता है और डिमांड का फ़र्क हमारी रिक्रूटमेंट पर पड़ता है। देन पावर ऑफ यूनियंस। जो ट्रेड यूनियंस हैं वो भी हमारी रिक्रूटमेंट को प्रभावित करती हैं, और हर ट्रेड यूनियन कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा बैक्ड होती है। सो अगर उनको लगता है रिक्रूटमेंट पॉलिसी में कोई इशू है, कोई दिक्कत है, या सिर्फ उनको लगता है जो वास्तविकता में नहीं है, तब भी हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को वो प्रभावित कर सकती हैं। उसके बाद है लीगल एनवायरनमेंट। हम कानूनी तरीके से बढ़ेंगे। रिक्रूटमेंट थ्रू एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। हर स्टेट में, इवन जिला स्तर पर भी सरकार ने एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस की स्थापना कर रखी है, और उनमें उन सभी बेरोज़गार युवकों का, युवतियों का नाम लिखा जाता है जो पढ़े लिखे हैं, 10वीं 12वीं ग्रेजुएट, और जिनको काम नहीं मिला। तो कई बार क्या करती है सरकार, ये मैंडेटरी कर देती है कि आपने जो लोकल कंपनीज है, आपने जो भी रिक्रूटमेंट करनी है, आपको डेटा एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से उठाना पड़ेगा, ताकि जो हमारे रजिस्टर में वजन बढ़ रहा है वो भी थोड़ा कम हो जाए। और जो कि एक ठीक बात भी है कि देयर शुड बी अ मैकेनिज्म कि गवर्नमेंट को पता हो कि कितने लोग बेरोज़गार हैं और कितने लोगों को रोज़गार मिल गया। देन ऑब्लिगेशंस अंडर वेरियस लेबर लॉज। बहुत सारे लेबर लॉज जैसे कि फैक्ट्री एक्ट, चाइल्ड लेबर एक्ट, ये कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो आपको अपने रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ को बनाते समय इन सब का भी ध्यान रखना है। फॉर एग्जांपल, कुछ इंडस्ट्रीज़ में 13 साल, कुछ में 18 साल से नीचे के लोगों को आपने काम पे नहीं लगाना। उसके अलावा सैनिटाइजेशन की, हाइजीन की जो व्यवस्था है वो आपको फैक्ट्री या फर्म के प्लेस पर करनी है। देन इज रिजर्वेशन फॉर स्पेशल ग्रुप्स। महिलाओं के लिए रिजर्वेशन, डिफरेंट एबल्ड लोगों के लिए रिजर्वेशन, ये सारी चीज़ें आपने ध्यान में रखना। तो ये सभी हमारे सिचुएशनल फैक्टर्स थे जो हमारे रिक्रूटमेंट प्रोग्राम को अफेक्ट कर सकते हैं या करते हैं।
तो बेटा आज का वीडियो यही स्टॉप करते हैं। इसके बाद सिलेक्शन वाला जो टॉपिक है या रिक्रूटमेंट का ही जो एक छोटा प्रोसेस है उसको डिस्कस करते हुए हम लोग सिलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीबॉडी, हैव ए गुड डे।